हेलो। गुड आफ्टरनून दोस्तों। पिछले चैप्टर में हमने बात किया था इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। और उससे पहले हमने डाइजेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती है, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे आज के टॉपिक के अंदर। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, माँ बाप का जो है ब्लड ग्रुप देके बच्चों का पूछ लिया जाता है ना। ये हमारे जो इरिथ्रोब्लास्टिस है उसके बारे में हमारे पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम जो इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि भी ब्लड जो है वो होता क्या है। ब्लड यानी एक तरह से रक्त या खून, ये होता क्या है। तो ब्लड हमारा एक तरह से क्या होता है भाई, लिक्विड जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी एक द्रव्य संयोजी क्या होता है, उत्तक होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ब्लड की अगर हमारे पूछ लेवे कि भाई ब्लड हमारे शरीर के अंदर कितना होता है, तो ब्लड की जो मात्रा हमारे शरीर के अंदर होती है वो होती है हमारे शरीर के वेट की 6 से 8%, जो कि अनुमानित हमारे कितना होता है, 6 से 8 लीटर हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड पाया जाता है। इस टॉपिक के अंदर हम दो तरह की बातें करेंगे। एक हम बात करेंगे रक्त की आनुवंशिकी के बारे में, यानी ब्लड जेनेटिक्स के बारे में, कि जो ब्लड की जो जीन से रिलेटेड है, जेनेटिक्स है, वो कैसे है। और ब्लड जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और इसके ब्लड जेनेटिक्स के जो है रूल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से हम पढ़ेंगे ब्लड की फिजियोलॉजी, ब्लड की कार्यकी के बारे में, कि भी ब्लड है वो कैसे काम करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती है, ये बात करेंगे हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई जो रक्त की आनुवंशिकी है वो होती क्या है, आनुवंशिकी के नियम क्या होते हैं। तो इसके दो नियम होते हैं रक्त की आनुवंशिकी के, कि प्रत्येक हमारे बॉडी के अंदर जो भी कोई भी लक्षण हो हमारे शरीर का, तो प्रत्येक लक्षण के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, एक जीन जिम्मेदार होता है। और जीन होता है क्या होता है, डीएनए का एक क्या होता है, टुकड़ा होता है। यानी जीन जीन को आप क्या बोल सकते हो, डीएनए का एक टुकड़ा बोल सकते हैं। तो प्रत्येक लक्षण के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, एक जीन जिम्मेदार होता है। और जो जीन है वो हमेशा किसके अंदर मिलते हैं, जोड़ी के अंदर मिलते हैं। जैसे कि भाई एक्स एक्स है, एक्स वाई है, कभी भी वो अकेला नहीं मिलेगा। जीन हमेशा कैसे मिलेंगे, जोड़ी के अंदर मिलेंगे। दूसरा रूल यह है कि जब ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं, अगली पीढ़ी में जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, आधे कर दिए जाते हैं। कैसे कर दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पुरुष है उसके अंदर कितने हैं, कि भाई 20,000 है। महिला है उसके अंदर भी कितने, 20,000 है। दोनों में जब अगली पीढ़ी के अंदर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, आधे। यानी कितने हो जाएंगे, 10,000। इसमें भी कितने हो जाएंगे, 10,000। तो फाइनल जो चाइल्ड होगा उसके अंदर जीन कितने हो गए, 20,000। यानी जितने पुरुष में थे, जितने महिला में थे, उतने भी कितने बच्चे में। तो जब भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं तो जीन हमारे क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। आधे उसको जो बच्चे को माता से मिल जाते हैं, आधे उसको क्या मिल जाते हैं, पिता से मिल जाते हैं। और जीन क्या होता है, डीएनए का क्या हो जाता है, एक टुकड़ा होता है जो शरीर के अंदर हमारे जो किसी भी तरह के लक्षण के लिए क्या जिम्मेदार होता है, हमारे जीन जिम्मेदार होता है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड के अंदर मिलने वाले विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का एक टाइप है, जिसके शरीर में जिस तरह के टाइप का मिलता है हम क्या बोलते हैं उसका, वो ये वाला जो है उसका ब्लड ग्रुप है। तो मानव के अंदर जो है ब्लड ग्रुप के लिए कितने प्रकार के तीन जीन जिम्मेदार है, 3 प्रकार के। तो मानव के अंदर जो ब्लड ग्रुप है, जो हम डिसाइड करते हैं कि भाई किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है। तो मानव में ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन जिम्मेदार है। कौन कौन से हैं, आई ए, आई बी और एक आई। आई इसलिए बोलते हैं कि कुछ जीन होते हैं जो अपने आप को क्या नहीं कर रहे, अभिव्यक्त नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, उसको हमने क्या नाम दे दिया, आई दे दिया। और इन 3 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है, उसके बेसिस पे मानव के अंदर 4 प्रकार के जो है ब्लड ग्रुप मिलते हैं। एक ब्लड ग्रुप होता है हमारा ए, जिसको हम लिख सकते हैं आई ए यानी ए ग्रुप, या आई, क्योंकि आई जो है अभिव्यक्त नहीं कर पाता, यहाँ अभिव्यक्त कौन कर रहा है, ए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप। इसी तरह से जो बी ब्लड ग्रुप है, यानी उसको आई बी भी लिख सकते हैं, आई बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आई तो क्या है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता। ए बी ब्लड ग्रुप यानी आई बी। और ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है उसके अंदर कोई सा भी जो जीन है वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहा, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, आई। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आपका आ जाएगा तो आगे का चैप्टर वैसे भी बहुत आसान
हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब है उसके अंदर ए एंटीजन है, वो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जो ब्लड ले सकता है, और बी ब्लड ग्रुप वालों के लिए उसके बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है। इसी तरह से बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर बी एंटीजन है, यानी जिस नाम का एंटीजन है उसी नाम का हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। बी एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी किसके लिए, ए का वो नहीं ले सकता, ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी है। इसी तरह से ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए और बी दोनों एंटीजन है और उसकी कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। जब इसके अंदर कोई एंटीबॉडी, यानी ये वाला ब्लड ग्रुप किसी का रजिस्ट करता ही नहीं, यानी ये क्या है, एक्सेप्टर है, यानी ये सबसे ब्लड ले सकता है, यानी ए बी ब्लड ग्रुप जो है सबसे ब्लड ले सकता है। इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं, यानी ये ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी करता है, बी के खिलाफ भी करता है, यानी ये ले तो नहीं सकता क्योंकि ए और बी दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी है, लेकिन दे तो सबसे सकता है। तो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर में डोनर में आएगा ओ, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर में क्या आ जाएगा, हमारा ब्लड ग्रुप ए बी, और इसको हम और आगे भी पढ़ेंगे। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसी का नाम का हमारे क्या होता है, एंटीजन होगा, और जिस नाम का एंटीजन होगा उस नाम का जो है एंटीबॉडी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उस नाम का एंटीबॉडी, वो हम देखते हैं। तो जैसे सपोज करो कि भाई ये ए एंटीजन है हमारा, और अगर इसी के नाम की एंटीबॉडी हो गई तो ये दोनों इसको मिलके यहाँ पे क्या बना लेंगे, एक तरह से ब्लॉक बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है क्या हो जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। ब्लड की क्लॉटिंग होने से क्या हो जाती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इसलिए जिस नाम का ब्लड ग्रुप होगा उसी नाम का एंटीजन होगा और उस नाम का एंटीबॉडी नहीं होगा। यानी अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसका बी एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी नहीं होगी, जैसा कि हमने पिछला देखा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो अगर किसी की माताजी का रक्त समूह है ए, तो ए को हम लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। दूसरा अगर पिता का रक्त समूह है बी, तो बी को हमने लिख दिया आई। तो बच्चों के रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होंगे, तो हमने ये आई बी आई इनसे करा, तो ये आई बी यहाँ पे, ये तो हो गया ए बी रक्त समूह। आई बी आई से करेंगे तो ये हो गया बी ब्लड ग्रुप। आई इंटू आई ए करेंगे तो ये हो गया हमारा ए ब्लड ग्रुप, और आई दोनों जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। यानी बच्चे में जो अगर माता का ए और पिता का बी है तो बच्चा जो है ए बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है और ओ का भी हो सकता है। एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसको सोल्व करने का तरीका यही है कि आप इस तरह की टेबल बना लो, देख लो कि भी बच्चा जो है किस तरह का, किस ब्लड ग्रुप का होगा। अब हम बात करते हैं RH फैक्टर, कि भाई RH फैक्टर होता क्या है। तो RH फैक्टर की अगर हम बात करें तो RH फैक्टर क्या, एक तरह से प्रोटीन है RH। तो इस प्रोटीन की जो खोज है वो पहली बार किसके अंदर की गई थी, रीसस बंदर के अंदर की गई, इसीलिए इसका आर से क्या है, रीसस। तो RH बंदर के अंदर की गई, इसलिए उसका क्या नाम है, RH फैक्टर। लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये जो प्रोटीन है वो मानव के अंदर भी मिलता है। जिस जिस मानव के अंदर मिलता है, जिस भी मानव के अंदर अगर RH प्रोटीन मिल रहा है तो उसको तो हमने क्या बोल दिया, RH पॉजिटिव, और जिसके अंदर जब नहीं मिला उसको हमने क्या बोल दिया, RH नेगेटिव बोल दिया। तो RH फैक्टर की कहानी सिर्फ इतनी सी है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में ब्लड से रिलेटेड। तो जो हमारे भारत के अंदर बोले तो भारत में क्या, पूरी दुनिया में जो 83% ब्लड ग्रुप है वो क्या है, पॉजिटिव है, और मात्र 17% ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो कि क्या है, नेगेटिव है। ये एक स्टडी है कि मोस्टली हमारे कितने कौन से ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव 83% लगभग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, 17% क्या है, नेगेटिव है। सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर जो अगर ब्लड ग्रुप मिलने वाला कोई अगर ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा मिलता है तो वो कौन सा है, हमारा ओ पॉजिटिव। अभी हमने देखा था ये क्या है, डोनर है। और जब से सबसे विरला रक्त समूह जो कि बहुत कम मिलता है लोगों में, बहुत मुश्किल से मिलता है, वो क्या है, हमारा ए बी नेगेटिव है। तो ये याद रखने, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या मिलने वाला रक्त समूह कौन सा है, ओ पॉजिटिव, और सबसे कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी नेगेटिव। अगर आपको इनका ऑर्डर याद करना हो सबसे ज्यादा से सबसे कम, तो सबसे ज्यादा ओ के बाद में फिर ए बी और फिर ए बी। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हो, भाई सार्वभौमिक दाता कौन होता है, सार्वभौमिक ग्राही कौन है, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। तो यूनिवर्सल डोनर होता है O माइनस, क्योंकि O माइनस के पास में कोई भी एंटीजन तो है नहीं, यानी कोई भी एंटीजन है नहीं, उसके पास में क्या है, ए और बी एंटीबॉडी, दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी है, ए और बी के खिलाफ। तो ये ले तो सकता नहीं क्योंकि एंटीबॉडी कम से कम ये दे तो सकता है। और दूसरा इसी तरह से सार्वभौमिक ग्राही है AB,
क्योंकि इसके पास ए भी एंटीजन है, बी भी एंटीजन है, दोनों से ले सकता है, तो कोई भी इसके ऊपर एंटीबॉडी होती नहीं, तो ए बी वाला जो है किसी से भी ले सकता है। तो ए बी पॉजिटिव सार्वभौमिक ग्राही और सार्वभौमिक दाता ओ नेगेटिव। अब ट्रिक की जो हमने प्लस और माइनस लगाया, ये कैसे, वो हम देखते हैं। प्लस वाला जो है केवल और केवल प्लस वाले को ही ब्लड दे सकता है, और लेकिन नेगेटिव अगर किसी के पास में है तो वो सबको ब्लड दे सकता है। ये ट्रिक है। वो कैसे, जैसे सपोज करो अगर किसी का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो वो केवल बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, तो वो बी नेगेटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। यानी जहां जहां पे भी बी शामिल होगा उन सबको ये दे सकता है। इसी तरह से ओ पॉजिटिव है तो ये सब पॉजिटिव वालों को दे सकता है, ओ पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो। लेकिन अगर ये ओ नेगेटिव हो गया तो फिर ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव सबको दे पाएगा, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी, ए बी प्लस, ओ माइनस, ए माइनस, ए बी माइनस, बी माइनस। तो ये क्या हो गया हमारा, याद रखने का भी कौन सा व्यक्ति किस तरह के ब्लड ग्रुप को व्यक्ति को जो ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज किसने की थी, वो की थी लैंड स्टीनर ने। एक बार पूछा हुआ है भी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था लैंड स्टीनर की थी। अब हम बात करते हैं भाई इरिथ्रोब्लास्टिस ब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए क्या होता है, एक विशेष कंडीशन होती है। विशेष कंडीशन क्या होती है कि अगर सपोज करो पिता का ब्लड ग्रुप तो है पॉजिटिव और माताजी का ग्रुप है ब्लड ग्रुप नेगेटिव, तो दोनों की अगर जो संतान है, अगर पहला बच्चा उनका पॉजिटिव हुआ तब तो कोई बात नहीं, वो जिंदा रहेगा। लेकिन पहला बच्चा जब पॉजिटिव होगा और माताजी का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, तो इसमें माताजी के शरीर के अंदर क्या होती है, पहले बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट क्या हो जाती है, एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है। यानी माताजी जो अगर बच्चा पॉजिटिव आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसके शरीर में क्या निर्माण हो गई, पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी निर्माण हो गई। तो अगर अगला बच्चा भी अगर पॉजिटिव रहा, ब्लड ग्रुप का रहा, तो वो बच्चा जो माता के गर्भ के अंदर ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी आरबीसी जो है फट जाएगी, आरबीसी के फटने के कारण, क्योंकि माता के ब्लड के अंदर जो है इस पॉजिटिव के खिलाफ पहले से ही क्या क्रिएट हो गई, एंटीबॉडी क्रिएट हो गई। अगर यदि पिता नेगेटिव हो और माता पॉजिटिव हो तब ये घटना जो है होगी ही नहीं है। तो इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस के लिए एक ही कंडीशन अवेलेबल है, वो ये है कि भाई पिताजी पॉजिटिव हो और माताजी जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और पहला बच्चा उनका पॉजिटिव हो, तब जाके ये कंडीशन क्रिएट होगी इरिथ्रोब्लास्टिस ब्लास्टोसिस फेटालिस की। अब हम बात करते हैं बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप के बारे में। तो कई बार क्या ऐसे रक्त समूह होते हैं जो ए बी ओ इनका हिस्सा नहीं होते, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एम एन टाइप का ब्लड ग्रुप। इस रक्त समूह की जो पहली बार जो खोज किसके अंदर हुई थी, मुंबई के अंदर हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप करते हैं। और ये बहुत ही जो रेयर चांस के अंदर अत्यधिक जो है विरले रक्त समूह वाले होते हैं। ये हमारा हो गया पहला टॉपिक, ब्लड की जो हमने आनुवांशिकी पढ़ रहे थे वो। अब हम बात करते हैं ब्लड की कार्यकी के बारे में कि भाई ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। तो ब्लड को जो है हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा ब्लड का हिस्सा होता है प्लाज्मा, और दूसरा होती है हमारे ब्लड के अंदर रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड का 55 से 60% हिस्सा हमारा प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा क्या होता है, हमारे पदार्थ की क्या होती है, चौथी अवस्था होती है, जिसके अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों किस्में होते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं। और प्लाज्मा के अंदर कई प्रकार के जो है एंजाइम भी होते हैं, हार्मोन भी होते हैं, गैसें भी होती है बड़ी मात्रा के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, पानी शामिल होता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, प्लाज्मा दे दिया। इसी तरह से ब्लड के अंदर हमारे जो रिमेनिंग बच गई 40 से 45% ब्लड का हिस्सा हमारे क्या होती है, रक्त कोशिकाएं होती है। और ये रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जिसको कि हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं यानी आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है हमारे रक्त कणिकाएं। तो अभी हम तीनों को हम डिटेल में देख लेते हैं। प्लाज्मा के बारे में इतना ही पता होना चाहिए, 55 से 60% हमारी क्या होती है ब्लड में प्लाज्मा, और 40 से 45% हमारी क्या होती है, हमारी ब्लड जो है सेल्स होती है। जो जो आरबीसी का मतलब है कि भाई रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। तो रेड ब्लड कॉर्पस सेल जो है ये क्या होती है, एक तरह से लाल रंग की होगी। हमारे जो ब्लड का फ्लो होता है बॉडी के अंदर वो किनकी हेल्प से होता है, आरबीसी की हेल्प से। तो आरबीसी को जो है ये केंद्रक रहित कोशिका होती है, यानी आरबीसी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरबीसी के अंदर हमारे क्या होता है, कोई भी केंद्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ताकि इसकी साइज घटेगी तो ये ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है कैरी कर पाएगी, वरना जो केंद्रक जगह घेरेगा। तो ज्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाया जा सके, इसकी वजह से हमारे ये क्या है, एक तरह से आरबीसी क्या है, केंद्रक रहित कोशिका। दूसरा, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन का
प्रिवेंट करना, यानी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह से ले जाना। वो किसकी हेल्प से ले जाती है? हीमोग्लोबिन की हेल्प से। वो किसके अंदर होता है? हमारा आरबीसी के अंदर। आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी क्या कैरी करती है? ब्लड कैरी करती है, यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए बनने के लिए क्या चाहिए? हमारा आयरन चाहिए। आयरन का जो है वजह से हमारा इसका आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगर आरबीसी की वैल्यू की बात करें, संख्या की बात करें, तो आदमी के अंदर 50 से 55 लाख होती है पर mm³ के अंदर, और महिला के अंदर जो है 40 से 45 लाख होती है। क्यों महिला के अंदर जो है आरबीसी की संख्या कम क्यों होती है? क्योंकि जो उनका प्रतिमाह एमसी चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके कारण उनको पर मंथ क्या होती है? ब्लड की कमी होती है। इन ब्लड की कमी होने की वजह से जो उनके अंदर क्या होती है? आरबीसी की वैल्यू जो क्या होती है? कम होती है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, यानी 3 महीने 4 महीने। 120 दिन का मतलब हो गया 4 महीने। आरबीसी सपोज करो अगर एक्सेस हो गई तो आरबीसी के मरने के बाद में उसके अवशेषों को क्या कर देते हैं? दफनाते हैं। तो उसके अवशेषों को जो कहाँ जमा किया जाता है? स्प्लीन के अंदर जमा किए जाते हैं, इसलिए इसे आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान भी कहते हैं। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो प्लीहा या स्प्लीन होती है वो क्या होती है? आरबीसी का कब्रिस्तान। या एक्सेस में आरबीसी है तो वहां पर इनको डिपॉजिट किया जाता है। यदि आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाए तो उसको स्प्लीन के अंदर क्या किया जाता है? जमा किया जाता है। जमा करने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक भी बोलते हैं। तो जो स्प्लीन है वो इंपॉर्टेंट हो गया, उसको 2 नाम से जाना जाता है, एक आरबीसी का ब्लड बैंक भी बोलते हैं और दूसरा उसको आरबीसी का जो है कब्रिस्तान भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आरबीसी। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, यानी जो सफेद हमारे जो रक्त कणिका जो कोशिकाएं उसको हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। इनको जो है अंतिम पंक्ति का सैनिक भी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कौन है? डब्ल्यूबीसी। और अंतिम पंक्ति का सैनिक कौन है? डब्ल्यूबीसी। नाम से पता पड़ता है भाई इसका रंग किस तरह का है? सफेद रंग की, क्योंकि नाम में ही है कि भाई व्हाइट ब्लड सेल। दूसरा, इनका मुख्य कार्य क्या है? जैसे उनका मुख्य कार्य था कि भाई ऑक्सीजन का जो है फ्लो करवाना, इसी तरह से इसका जो मुख्य कार्य है वो है डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका क्या करना? निर्माण करना। वही हमारे शरीर में होती कितनी है? दोनों के अंदर, महिला हो या पुरुष हो, 6000 से 8 mm/mm³ पाई जाती है। इनकी लाइफ साइकिल 10 से 12 दिन होती है। जैसे आरबीसी की 120 दिन थी, इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? 10 से 12 दिन। अगर मैक्सिमम भी करे तो यानी 2 वीक, यानी 14 डेज। और जब भी हमारे शरीर के अंदर एलर्जी होती है उसका मतलब क्या? डब्ल्यूबीसी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई है। अब हम बात करें ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो ब्लड प्लेटलेट्स का मतलब क्या हो गया? कणिकाएं। तो एक तरह से ये क्या होते हैं भाई? रक्त के जो हमारे बड़ी कोशिकाएं हैं उनके क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। और ये इनके ब्लड प्लेटलेट्स का उपयोग क्या है कि जब भी बॉडी के अंदर कहीं चोट लग जाती, खून आता है, तो रक्त का क्या थक्का बनाने के अंदर ये क्या मदद करते हैं। ये बड़ी कोशिकाओं के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। तो जब भी घाव आया तो ये टुकड़े बहते बहते क्या होते हैं? इन घाव के अंदर फंस जाते हैं। तो इसके बाद में जो हमारा रक्त का क्या हो जाता है? थक्का बन जाता है। अगर ब्लड का पीएच अगर को पूछ ले तो वो होता है 7.4, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ब्लड होता कैसे हमारा? एसिड या बेस के अंदर से। तो हल्का हमारा क्षारीय, क्योंकि 7 में हमारा 7 से अगर कम है तो वो तो हो गया एसिड, और 7 से ज्यादा हो तो क्या हो गया? बेस हो गया, यानी क्षारीय। और ब्लड का पीएच कितना है? 7.4, यानी ब्लड का हमारा कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। जो ब्लड है हमारा वो किस में होता है? बफर विलियन के समान व्यवहार करता है। बफर विलियन से तात्पर्य अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में क्षारीय या इसके अंदर बेसिक दोनों, तो ये अपना नेचर चेंज नहीं करता है। तो ब्लड क्या है हमारे? एक तरह से बफर विलियन के समान व्यवहार करता है। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स अगर हमारे शरीर के अंदर होती है 3 लाख पर mm³। अगर जब भी डेंगू होता है तो डेंगू के अंदर क्या होता है? हमारे प्लेटलेट्स क्या होती है? गिरती है। हमने सुना होगा भाई डेंगू के अंदर प्लेटलेट गिरी, तो प्लेटलेट्स गिरती है। प्लेटलेट्स गिरने से क्या होगा? जो हमारी बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कम होगा। दिमाग को जो है हमारे जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी। प्रॉपर सप्लाई नहीं हो तो फिर आदमी क्या हो? कोमा के अंदर भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है, उसकी बेहोश भी वो हो सकता है। तो ये तो था हमारा ब्लड। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो कि भाई हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कैसा होता है, हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। रक्त का जो परिसंचरण है वो हम इसके बारे में जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।